हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 MCQs की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 MCQs को डिस्कस करते हैं जो पिछले दिनों न्यूज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में आए हैं और जिनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कभी भी खबरें या न्यूज़ नहीं पूछी जाती हैं, बल्कि उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो इस सीरीज़ में आपको खबरें तो साथ में मिलेंगी ही, और आपके बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, वो भी हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। तो सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि अगर आपने कभी मानो आपसे कभी न्यूज़ छूट गया, कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आपने, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस इम्पॉर्टेंट जो भी खबर होगी और उससे जो भी इंपॉर्टेंट MCQs आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, वो सभी आपके लिए इस सीरीज़ में डिस्कस कर दिए जाएंगे। ठीक है। और ये जो सीरीज़ है हमारी, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है आप सभी के लिए कि हमने अब इस सीरीज़ पर मंथ डालना स्टार्ट कर दिया है। महीना हम लोग डालते हैं, जैसे कि अब हम लोग क्या डालेंगे कि मई का महीना चल रहा है, हम लोगों ने मई डाला है कि मई की पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो। ठीक है। फिर नेक्स्ट महीना आएगा, फिर जून आएगा, फिर जून की पहली, दूसरी, तीसरी, जितनी भी वीडियोस बनेंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आपके आ सकते हैं, तो वो आपको थंबनेल पर मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोग आसानी से इन वीडियोस को देख सकें और इनका रिवीजन भी कर सकें। चलिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली इन न्यूज़ द प्लेसेस लिम्पाधुरिया, काला पानी, लिपू लेक आर सिचुएटेड। यहाँ पर ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाल ही खबरों में रहा लिम्पाधुरिया, काला पानी और लिपू लेक कहाँ स्थित है। अब देखो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ना, ये सारे के सारे आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो खबर है, ये जो क्वेश्चन हमने उस खबर से बनाया है जो कि एक बहुत तहलका मचा दिया इस खबर ने, जो कि पूरी छाई हुई है। तो इससे क्वेश्चन बनना तो लाजमी है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि क्या ये भारत में है, नेपाल में है, चीन में है या फिर भूटान में है। तो उसका सही आंसर क्या है कि ये जितने भी प्लेसेस हैं, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, ये हैं भारत में। अब भारत का कौन सा राज्य है, वो है उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड राज्य, और उसका ज़िला कौन सा, ये भी पूछा जा सकता है। तो ज़िला है उसका पिथौरागढ़। चलिए स्टार्ट कर। और अब इसमें क्या है, अब देख लेते हैं खबर क्या थी। खबर ये थी कि अभी रिसेंटली, अभी हाल ही में नेपाल जो है ना, आपको पता है हमारा पड़ोसी राज्य नेपाल, उसने 100 रुपये का जो नोट है, ठीक है, उसका जो बैंक है, उसने 100 रुपये के नोट पर पहले जो नेपाल का जो नक्शा था, ठीक है, अब उस नक्शे को चेंज कर दिया है। अब उस नक्शे में जो भारत के ये जो प्लेसेस हैं उनको दिखाया, लिम्पाधुरिया, ठीक है, लिम्पाधुरिया, काला पानी, लिपू लेक, उनको भी इंक्लूड करा है। मतलब ये है कि नेपाल ने ये बोला है कि जितने भी ये जो प्लेस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ये नेपाल के हैं, इंडिया के नहीं हैं। वो इस पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहा है नेपाल का, ये इस तरीके का इंडिकेशन है। ठीक है। तो लिम्पाधुरिया, काला पानी इंपॉर्टेंट था। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या खबर रही, क्या हुआ, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि ये सारे के सारे कहाँ पर है। अब चलो इसमें देख लेते हैं कि अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। सारे के सारे बच्चे ऐसा करिए कि पहले अपनी एटलस निकालिए, कि मैं यहाँ पर आपके लिए रफ डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है। अपनी एटलस देखिए, उसको निकालिए और उसको लोकेट करिए। अब देखो, यहाँ पर जो नेपाल, यहाँ पर थोड़ा और भी फैला हुआ है, पतला सा उसका एक लोकेशन है। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आपको मिलेगा लिम्पाधुरिया। ठीक है, यहाँ पर है लिम्पियाधुरिया। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लिपू लेक। ठीक है, ये पूछ ले जाते हैं आपसे, लोकेशन भी पूछ ली जाती है। और नीचे आपका आएगा काला पानी। ठीक है, ये आ गया काला पानी। अब ये क्या है, ये आपका उत्तराखंड है। ठीक है। तो उत्तराखंड ये हो गया। ठीक है। और ये नेपाल हो गया हमारा। तो इनके बीच में ये तीन जो प्लेसेस हैं, ये सारे के सारे न्यूज़ में हैं। तो लिम्पाधुरिया, लिपू लेक और काला पानी है। और आपको सबको पता भी होगा, जो आपका लिपू लेक दर्रा, ठीक है, आपके एग्जाम में 1000 बार पूछा, आपने पढ़ा भी होगा, जो लिपू लेक पास है वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस में आके, ठीक है, अपने आप नहीं कर रहा है ऐसा कुछ भी, क्योंकि हमारे जो इंडिया है, भारत और नेपाल के बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर नेपाल ऐसा कदम उठा रहा है। ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस हमें दिख जाता है। चलिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये जो नेपाल है, अब नेपाल के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। आपने सभी सुना भी होगा, अगर कोई बच्चा बिहार की तैयारी भी कर रहे हैं तो उनको पता भी होगा, जब नेपाल और इंडिया के बारे में लिखने को आता है तो वहाँ पर हम सभी को रोटी बेटी रिश्ते को डिफ़ाइन करना होता है। तो पहली बात क्या हुई कि रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ। और नेपाल और इंडिया का पहले 1950 में एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप हुई थी 1950 की। उसके बाद से इंडिया और नेपाल में बहुत अच्छे रिश्ते बन गए थे। और अभी भी रिश्ते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन हैं, अभी भी रिश्ते हैं। और जो नेपाल में जो भी इम्पॉर्टेंट रिवर, मतलब जो इम्पॉर्टेंट जो नदियां हैं नेपाल में, जो उद्गम जिन नदियों का होता है, उन नदियों से हमारा जो भारत है उसकी इकोलॉजी और हाइड्रो पावर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। तो नेपाल की जो नदियां हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंस रखती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा इंडिया है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेपाल से मानो कि नेपाल में जो भी ट्रेड करते हैं बाकी दूसरी कंट्रियां, जो देश हैं जो भी ट्रेड करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा व्यापार जो है वो इंडिया करता है। तो नेपाल के लिए भी इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया के लिए नेपाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके का बफर जोन सा क्रिएट करता है, ठीक है। बफर जोन है, यहाँ पे चाइना है और यहाँ पर इंडिया है, तो इनके बीच में एक बफर जोन क्रिएट करता है। तो हमारे लिए नेपाल इसलिए एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सूर्य किरण जो एक्सरसाइज वो होती है, ठीक है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी नेपाल और इंडिया के बीच में ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ पर हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आपके लिए और भी सीरीज़ चल रही है, जैसे कि GS MCQs जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये वही सीरीज़ है। नेक्स्ट आपकी पॉलिटी MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग राज व्यवस्था के जो भी इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है NCERT की। NCERT में क्या है कि NCERT में हम लोगों ने क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसको कंप्लीट कर लिया है। और उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs बनते हैं उसकी भी सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारी क्लास 7 चल रही है, वो भी कंप्लीट होने वाली है। और उससे जो भी MCQs बनते हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले आपको NCERT डिटेल में पढ़ाते हैं, फिर उससे जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। और ये जितनी भी सीरीज़ है NCERT की वो आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि बहुत से जो चैनल हैं और बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपसे NCERT पढ़ाने का पैसा लेते हैं, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और NCERT पढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल क्लियर करती है और अब बहुत सारे एग्ज़ाम में NCERT से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो आज के टाइम की डिमांड है कि हमें NCERT फॉलो करनी ही पड़ेगी। अभी हमने ज्योग्राफी स्टार्ट करी है, पहले हम ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स के भी NCERT आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारी ट्रिक्स की। ट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, आपके लिए रेगुलर 5 MCQs लेकर आते हैं, उनको आपको हम लोग फन ट्रिक्स से समझा देते हैं, क्योंकि ट्रिक्स से करे हुए सारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कभी गलत नहीं होते हैं, वो हमारे सही होते हैं। फिर है करंट अफेयर की। करंट अफेयर मंथली, मतलब जो भी पिछले महीने में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं, जो न्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम में बन के आ सकते हैं, उनको हम लोग आपके लिए कंपाइल करके मैगज़ीन के रूप में दे देते हैं और 1 लाइनर में देते हैं, ठीक है। 1 लाइनर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। अप्रैल की हम लोग मैगज़ीन ला चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें कोई से भी आलतू फालतू क्वेश्चंस नहीं है, बस वही क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर हमारी मेंस की टॉपिक्स की, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट सीरीज़ हमारी शॉर्ट वीडियो की, यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट लेकर एक कंसेप्ट लेते हैं, आपको क्लियर करवाते हैं उस कंसेप्ट को, ठीक है, सारे के सारे कंसेप्ट को। और हमारे चैनल की जो कम्युनिटी है उसमें भी हम क्वेश्चन डालते रहते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। और ये जितनी भी सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही बच्चों के लिए है। तो चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन अनियन प्रोडक्शन इन इंडिया। यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से भारत का कौन से राज्य प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है,
ठीक है, यहाँ पे प्याज का उत्पादन पूछा है। तो यहाँ पर क्या है कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अब ये खबरों में था। खबरों में क्या था कि अभी फ़िलहाल 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसने प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन हटा दिया है। ठीक है, बैन हटा दिया है। अब यहाँ पे बैन लगाया गया था। क्यों बैन लगाया गया था? क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू जो मार्केट है, उसके अंदर जो प्याज है उसके प्राइस बहुत आसमान छू रहे थे। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे भारत से प्याज बाहर जा रही थी। ठीक है, भारत प्याज बाहर जा रही थी, लेकिन जो लोग थे हमारी इंडिया में, जो लोग थे उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर सप्लाई और डिमांड का एक कंसेप्ट हो गया था कि यहाँ पे सप्लाई तो कम हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि सप्लाई कम हो गई थी लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो उससे क्या हुआ था कि उससे जो हमारी प्याज के जो प्राइस थे, जो रेट थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट मतलब कि आयात पर बैन लगा दिया था, जिससे कि प्याज बाहर ना जाए और सप्लाई भी मिल जाए, एक ऑप्टिमम सप्लाई हो जाए, डिमांड जो सप्लाई है उस डिमांड को कंप्लीट कर दे और प्राइस नीचे आ जाए। तो यही हुआ कि सप्लाई अच्छे से मिली, हमें डिमांड मिली, और डिमांड जितनी थी उतनी सप्लाई मिल गई, तो प्राइस हमारे जो प्याज के वो नीचे आ गए। तो इसीलिए हमारी जो केंद्र सरकार थी उसने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। तो हमने यहाँ पर प्याज के साथ क्या करा कि पहला ये पूछा, पहला हमने क्वेश्चन ये करा कि जो पहला जो है हमारे जो अगर राज्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन प्याज का कौन करता है? वो करता है महाराष्ट्र। दूसरा, हमने यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट समझा। और तीसरा चीज़ और कर लेते हैं, जो इंडिया है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत है वो पूरे विश्व में बोले तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है अनियन को। अब देखो, ये तो सेकेंड लार्जेस्ट है हमारा इंडिया, दूसरे नंबर पर प्याज को प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पादन करता है उसका। तो पहले नंबर पर कौन करता है? पहले नंबर पर करता है चाइना। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो महाराष्ट्र, अगर कंट्री देश पूछा जाए तो चाइना आएगा पहले नंबर पर। अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत दूसरे नंबर पर प्याज का उत्पादन करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लेप्रोसी। यहाँ पर ये पूछा गया है कि कुष्ठ रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह अलग कौन सा कथन सही है? क्या ये बैक्टीरिया से होता है? क्या ये एक आनुवंशिक रोग नहीं है? ठीक है, क्या जो इसका जो माध्यम है, फैलने का जो माध्यम है, वो नाक और मुंह से जो ड्रॉपलेट्स या बूंदें निकलती हैं उससे फैलता है, या सारे? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, ये पूछ लिया जाता है। अब ये खबरों में क्यों था? क्योंकि खबरों में क्या था कि अभी फ़िलहाल एक स्टडी में ये बताया गया है कि जो मेडिवल, ठीक है, जो मेडिवल इंग्लिश सिटी, ठीक है, मेडिवल इंग्लिश सिटी जो विनचेस्टर है, उसमें ये हमें एक मतलब प्रमाण मिले हैं, एविडेंस ये मिला है कि जो लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, वो स्क्वैरल्स, ठीक है, कि जो रेड स्क्वैरल्स होती हैं, मतलब जो लाल गिलहरियाँ थी उस समय, उनसे भी फैलता था। तो ये खबरों में था, हमसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पर क्या एविडेंस मिले, किससे फैला, क्या फैला, नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपसे, क्योंकि अब ये खबरों में ये लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, तो इससे क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है, खबर हमें यहाँ पता पड़ गई। ठीक है, आपने लिंक कर लिया, अब उसके हमने क्वेश्चन भी कर लिया। अब और देख लेते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि बैक्टीरिया से होता है। अब आपसे बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया, तो वो है आपका माइको बैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, इसको लिख लिया कॉपी में, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्या है कि ये जो हमारी लेप्रोसी है, जो कुष्ठ रोग है, वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है। इसको मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, कि ये कौन सी डिसीज़ होती है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। अगर इसको मोटा मोटा अगर मैं आपको दोबारा बताऊँ तो ये वो डिसीज़ हैं कि जो ट्रॉपिकल एरिया में, जो हमारा मानो ये धरती है, तो इस एरिया में जो ट्रॉपिकल एरिया है उसके अंदर होने वाली जो बीमारियाँ, जिनको कि हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिन पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको हम बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। तो ये जो कुष्ठ रोग है ये भी इसी कैटेगरी में आता है।
अब क्या होता है, इसको होने के बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, मानो ये एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, तो जो कुष्ठ रोग मानो इसको हो गया, इसको लेप्रोसी हो गई, तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो स्किन है, जो इसकी त्वचा है, ठीक है, उसकी जो त्वचा हाथ पैरों की, मुंह की, उसकी त्वचा को अफेक्ट करेगा, उसको गलाना स्टार्ट करेगा। दूसरा क्या होगा कि इसका जो पेरिफेरल नर्व्स है उसको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, उसकी जो आँखें हैं, ठीक है, उसकी जो आँखें हैं उनको इफेक्ट करेगा, और साथ में उसकी जो रेस्पिरेटरी, जो सांस लेने की नली की जो एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, उसको भी अफेक्ट करता है। ये लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि इस रोग में लोगों को पैरालाइज भी हो जाता है, ठीक है, पैरालाइज हो जाता है, कभी उनकी आँखों का जो विज़न होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत सब कुछ, मतलब जो आँखें, जो उनकी फिंगर होती हैं, जो मतलब जो हाथ पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो गलने लगती हैं, गिरने लगती हैं, वो कट जाती हैं। तो इस तरीके के इनके सिम्टम होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी हो जाती है। अब ये बीमारी के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या अब इसका इलाज भी है? बिल्कुल सही बात है, ये भी हमें सोचना चाहिए क्या इसका इलाज है? हाँ, इसका इलाज है। ये ऐसा नहीं है कि अब इसका इलाज नहीं है, ठीक है, अगर इसको सही टाइम पर इसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका इलाज है, क्यूरेबल है, ये क्यूरेबल है। और किसके साथ है? MDT, मतलब कि मल्टी ड्रग थेरेपी होती है इसकी, ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी होती है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और एक चीज़ और है इसके अंदर, अगर हम WHO की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो उसमें ये बोला गया है कि मेल और फीमेल दोनों को होती है, लेकिन अफेक्ट ये ज़्यादा मेल को करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेप्रोसी से बनने वाले हैं सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, तो इसको नोट ज़रूर करिए जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके ना आए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिकट लेक, अ ब्रैकिश वाटर लेक लोकेटेड बिटवीन। यहाँ पर ये पूछा है जो पुलिकट झील है खारे पानी की झील है। देखो यहाँ पर पहले बता दिया कि जो पुलिकट लेक है वो ब्रैकिश वाटर लेक है। यहाँ से हमारा एक MC कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये पूछा कि किन दो राज्यों के बीच स्थित है, क्या वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है, तमिलनाडु केरल है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा है, या फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो इसका सही आंसर क्या है कि ये जो लेक है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। अब ये भी न्यूज़ में थी। न्यूज़ में क्या था कि जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने क्या बोला है कि जो पुलिकट लेक है ना, जो पुलिकट झील है, उसका जो भी एरिया है, आसपास की जो बाउंड्री है, उसको वहाँ की सरकार डी-नोटिफाई करेगी, ठीक है, डी नोटिफाई करेगी। और वहाँ के जो 13 गांव है उस गांव को इस एरिया से बाहर निकाल देगी। मतलब इसका जो इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन जो है इस लेक का, उसको कम करने जा रही है। क्योंकि जिससे कि जो इस एरिया में, ठीक है, मान लो इको सेंसिटिव जोन इतना था, मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि इस लेक का इको सेंसिटिव जोन इतना था, लेकिन केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार ने क्या करा कि अब मैं इतना ही रखूँगी। तो इस एरिया में जितने भी 13 गाँव आते थे अब वो उससे बाहर हो गए हैं। अब सरकार का ये कहना है कि हम लोग इस एरिया में डेवलपमेंट करेंगे। तो बस यही अब न्यूज़ में था। तो हमारे से न्यूज़ यही नहीं पूछा जाएगा बल्कि इससे बनने वाले क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। अब हम देख लेते हैं मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया का मैप निकालना पड़ेगा। और आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एटलस निकालनी है। एटलस में आप क्या करेंगे, इंडिया को खोलेंगे। अब ये देखो, ये हमारा इंडिया है, भारत है। अब भारत में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपका आता है आंध्र प्रदेश और नीचे आपका आता है तमिलनाडु। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश और ये हो गया तमिलनाडु। अब इसके बीच में इन दोनों की यहाँ पर आपको मिलती है पुलिकट लेक, पुलिकट झील मिल जाती है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पुलिकट झील है ये जो है, हाँ, खारे पानी की झील तो है, लेकिन ये खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इस झील को यहाँ से, ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल, मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी और खारे पानी की झील के बीच में एक पतली सी एक बॉडी आती है। अगर एक नैरो एरिया आता है, पतला सा एक एरिया आता है, ठीक है, जो इस लेक को बे ऑफ बंगाल से अलग करता है, उसका नाम क्या है, श्री हरि कोटा। ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें, आप देखो इस लेक में पानी कहाँ से आता है, तो ये जो लेक है, जो झील है, इसको कौन कौन सी रिवर पानी देती हैं, तो वो रिवर है आपकी अरानी रिवर हो गई, मतलब कि अरानी नदी है, फिर है आपकी कालंगी नदी होगी, और फिर है आपकी स्वर्णमुखी नदी,
ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो न्यूज़ में क्वेश्चन जैसे मर्जी बन सकता है। तो जितने भी प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बॉर्डर्ड नेपाल। आप देखो ये जो उस न्यूज़ से ही है जो हमने नेपाल की पढ़ी थी कि जो नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर जो नेपाल का जो मैप था उसको चेंज करके इंडिया के जो प्लेसेस हैं जैसे कि लिम्पाधुरिया, लिपू लेक और काला पानी को दर्शाया है, तो उनसे बनती है। तो उनसे आपसे लिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। क्या वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल है? क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर सिक्किम या वेस्ट बंगाल है? तो इसका सही आंसर है ए कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप अभी एटलस खोलिए, इसको देखिए, क्योंकि अगर आप पढ़ते पढ़ते साथ में एटलस को देखेंगे ना तो आप अभी पढ़ रहे हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपसे एग्ज़ाम में बहुत बार बन चुका है। इसलिए मेरा कहना मानिए, एटलस को खोलिए और ये सारी की सारी लोकेशन को देखिए, क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो उसमें पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये है आपका नेपाल। ठीक है, ये हो गया नेपाल। तो यहाँ पर है आपका उत्तराखंड। ठीक है, और यहाँ से जाएंगे तो ये आपका यूपी हो गया, फिर ये है आपका बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे से ऐसे करके जाएंगे तो ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल और ऊपर आपका हो गया सिक्किम। तो यहाँ पर कितने राज्यों ने नेपाल को बॉर्डर कर रखा है? वो है 5 राज्य। कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नेपाल को कितने, भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो अगर आपसे नंबर में पूछा जाए तो 5 राज्य करते हैं, और अगर आपसे वो पूछा जाए, उनके नाम पूछे जाएँ तो वो होते हैं सिक्किम, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। और ये सारे के सारे 5 हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन लुम्बिनी इज कन्फर्म बाय द हुज इंस्क्रिप्शन। अब देखो ये भी उसी नेपाल वाली खबर में से, क्योंकि नेपाल की जो खबर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे क्वेश्चन बनना हमारे लिए लाजमी है। तो इसलिए हम आपके लिए ये क्वेश्चन भी लेकर आए हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर ये बता दिया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था लुम्बिनी में। अब ये लुम्बिनी कहाँ है? वो नेपाल में है, आप सबको पता है। तो इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो पुलकेशिन द्वितीय का शिलालेख है, अशोका का है, समुद्रगुप्त का है या फिर हर्ष का है? तो वो जो शिलालेख है वो है अशोका का। अशोका, ठीक है, अशोका का इंस्क्रिप्शन है, जो अशोका का शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो उसी के इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहली बात क्या है कि जो अशोका था वो था एक मौर्यन एम्पायर था। ठीक है, जो मौर्य पीरियड था ना, मौर्य पीरियड का एक राजा था अशोका। ये हो गया। अब वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वहाँ पर ये पुष्टि दे रखी है कि 623 बीसी में, ठीक है, 623 बीसी में जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था, और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? नेपाल का जो लुम्बिनी है वहाँ पर हुआ था। और जो मानो ये नेपाल है, तो नेपाल का जो दक्षिण एरिया है, ठीक है, दक्षिण क्षेत्र, मतलब कि जो साउदर्न रीजन है नेपाल का, उसका जो तराई रीजन है वहाँ पर हुआ था। आज सबको पता होगा कि तराई रीजन होता है, भाबर होता है, भांगर होता है, इस टाइप के रीजन होते हैं। तो वहीं पर जो साउदर्न नेपाल है, दक्षिण नेपाल है, उसका तराई रीजन में लुम्बिनी प्रेजेंट है। यहाँ कहीं लुम्बिनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये अशोका की इंस्क्रिप्शन बताती है। अब यहाँ पर क्या है कि अशोका ने, आप सबको पता होगा कि जो अशोका ने बुद्धिज़्म को अपना के जो वार जो थे ना, वार हो गए, युद्ध हो गए थे, उन सबको छोड़ दिया था। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, कि जो गौतम बुद्ध थे उनको एनलाइटमेंट, ठीक है, एनलाइटमेंट कहाँ मिला था? एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, एनलाइटमेंट कहाँ मिला था उनको? वो उनको मिला था बोध गया में। अब बोध गया कहाँ पर है? वो है हमारे बिहार में। ठीक है, अब गौतम बुद्ध का पहला जो सरमन, मतलब कि पहला उपदेश की बात करें तो वो कहाँ दिया था? वो उन्होंने दिया था सारनाथ में। ये बात हो गई। अब क्या है कि गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है, निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? वो उनको हुआ था कुशीनगर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गौतम बुद्ध के बारे में है। और एक और बात ये है, जो नेपाल का जो कपिल वस्तु है, ठीक है, नेपाल का
कपिलवस्तु। अब कपिलवस्तु क्या है, नेपाल का एक डिस्ट्रिक्ट था, उसके अंदर लुम्बिनी आता है। ठीक है, कपिलवस्तु। कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कभी लुम्बिनी नहीं देंगे तो कभी आपको कपिलवस्तु दे देंगे, तो आपको कपिलवस्तु लगा के आना। अगर लुम्बिनी है तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु तो कपिलवस्तु। ठीक है, तो कपिलवस्तु क्या है, एक जिला था, उस जिले के अंदर लुम्बिनी था, वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में हुई। पहला जो उपदेश था, ठीक है, पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। और निर्वाण की प्राप्ति वो हुई कुशीनगर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। अब देखो ये वहीं से क्वेश्चन है, उसी न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, पुलिकट वाले से, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा है कि निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा कि हमने देखा था जो पुलिकत है वो हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्या वो चिल्का है, वेम्बनाड है, सांबर है या फिर वुल्लर है। तो इसका सही आंसर है चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का झील जो है वो हमारे भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की, ठीक है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कहाँ पर है, वो आपको मिलेगी उड़ीसा में, उड़ीसा के अंदर है। चलिए ये हमारा हो गया। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मतलब कि अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है वुल्लर लेक है, जो कहाँ है, जो है जम्मू एंड कश्मीर में। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी, ठीक है, हमारे भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वो है आपकी वेम्बनाड लेक, जो कि आपको कहाँ मिलती है, वो आपको मिलती है केरला में। और अगर आपसे ये पूछे कि इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड, ठीक है, इनलैंड साल्ट लेक, ठीक है, इनलैंड साल्ट लेक का मतलब क्या हो गया कि ऐसी झील जिसके चारों तरफ, ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या है, ज़मीन है, ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या है, ज़मीन है, तो वो कहाँ पर है, वो है आपकी, उसका नाम है आपका सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी झीलों के बारे में बता दिया कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमने देख ली, ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमने देख ली, और सबसे लंबी झील और सबसे बड़ी जो सॉल्ट जो कि इनलैंड वाली है वो हमारी होगी। अब है हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, तो वो क्या है कि साइक्लोन हिदाया लाइकली टू स्ट्राइक ऑन द कोस्ट। यहाँ पर क्या है कि किस देश पर चक्रवात हिदाया किस देश के तट पर टकराने की संभावना, अब संभावना नहीं है, ये अभी टकरा चुका है। ठीक है, ये टकरा चुका है, तो कहाँ टकराया, तंजानिया, इजिप्ट, सोमालिया या फिर साउथ अफ्रीका, तो ये टकराया तंजानिया। अब तंजानिया कहाँ है, तंजानिया है, आपको मिलेगा तंजानिया जो है तंजानिया आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कंटिनेंट में मिलेगा। और तंजानिया कहाँ पर है, तंजानिया है इस साइड, इस एरिया में पड़ता है तंजानिया, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये क्या, साइक्लोन और चक्रवात, देखो साइक्लोन चक्रवात है, ठीक है, ये जो चक्रवात आया है ये क्या है, ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वो या फिर ट्रॉपिकल चक्रवात वो होता है जो कि एक ट्रॉपिकल एरिया में जनरेट होते हैं। अब ये कैसे जनरेट होते हैं कि यहाँ पर जो पानी है, अगर आप इसका एग्जांपल लें कि ये आपका इंडियन ओशन मतलब कि हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर पानी गर्म हुआ। अब पानी गर्म होने से क्या हुआ कि इसकी जो हवाएं हैं वो ऊपर गईं, अब दूसरी हवाएं इसको भरने आई, तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पे एक चक्रवात, एक गोल गोल इस टाइप का चक्रवात सा बन गया। अब ये जो चक्रवात है इसको मूव किसने करा, तो इसके ऊपर बहने वाली जो आपके ट्रेड विंड्स है ना, वो ऐसी हवाएं जो कि परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट हवाएं हैं, ठीक है, स्थाई जो हवाएं हैं वो इसको मूव करके यहाँ पर ले गई, ऐसे मूव करा यहाँ पे ले गई, और आके ये तंजानिया के कोस्ट पे टकरा गया। तो ये सारा का जो मैकेनिज़्म जो मैंने आपको बताया है ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन का है। टेम्परेट साइक्लोन का अलग मैकेनिज्म होता है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का है। तो यहाँ पर ये टकरा गया, पूरे कोस्ट पर, पूरे तट पर टकरा गया, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई है, बाढ़ आ गई है, क्योंकि और जब ये कोस्ट पर या तट पर टकरा जाता है तो ये कमज़ोर हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये थी हमारी 8 खबरें। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड का ज़रूर शेयर करिए, और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।